हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम आ चुका है एसएससी जीडी और यूपीएसआई का। अब आप चाहते होंगे कि कोई करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाए जो बहुत ही बेहतर हो, बहुत ही रिलेवेंट हो हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स ही। तो जो आप सोच रहे हैं उसी की सोच पर आधारित और साथ ही साथ जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल संभावित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी कंटेंट को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ या लेकर आया हूँ। इस क्लास को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर सकें कि बिल्कुल सर ने जो हमें पढ़ाया था वही हमारे एग्ज़ाम में आया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कौन है, इनके नेम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इनके बारे में हमें आप डिटेल करके दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। देखिए, बात करते हैं उत्तराखंड। पहला प्रश्न है हमारे लिए उत्तराखंड। तो कल था 8 नवंबर, और 8 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड सन 2000 में क्या हुआ था, अलग हुआ था। ठीक है, तो सन 2000 में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक नई जानकारी। और एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ कि सन 2000 में ही उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और झारखंड एक नए राज्य के रूप में बने थे। तो तीन ऐसे राज्य थे जो सन 2000 में ही बने थे नए राज्य के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सन 2000 में ही तीनों राज्य बने थे। अब आइए समझते हैं कि उत्तराखंड के बारे में थोड़ा से अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी इस समय। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी हैं। इस बात को जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आपका अतिरिक्त जानकारी है। चलिए, अब उत्तराखंड के कुछ मुख्यमंत्री ने अपने नए इरादे और युवा सरकार के संदर्भ में इन्होंने एक नई टैगलाइन दिया है और अपने बारे में बताया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कि हमने अभी क्या क्या कर दिया है, या उत्तराखंड में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, नागरिकों अपने निवासियों के लिए हमने क्या क्या दिया है, और कौन कौन सी योजनाएं मैं चला रहा हूं। इसी के संदर्भ में आइए थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजनाओं में माता एवं नवजात बालिकाओं को दी जा रही आवश्यकताओं की किट। तो एक तरीके से इनकी एक योजना चल रही है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, और इसमें जो माता एक तरीके से नवजात बालिकाओं को जन्म देती हैं उन्हें कुछ वस्तुएं यानी कि किट दे रहे हैं, इसी के संदर्भ में, यानी कि इसी योजना के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जरूर याद रखिएगा, और इसके बारे में इंटरनेट पर जाइएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कब शुरुआत हुई थी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको योजनाएं कि जितनी भी एक तरीके से जितनी भी योजनाएं हों उसकी भी क्लास आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक हमने अपने प्रदेश में 8.93 लाख किसानों को लाभान्वित किया है। तो इन्होंने कहा कि हमने क्या किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमने क्या किया है, कम से कम 9 लाख, लगभग में देखा जाए तो 9 लाख किसानों को हमने क्या है, लाभ पहुंचाया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। फिर इन्होंने कहा कि हमने क्या किया है, कोविड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 6,000 करोड़ का राहत पैकेज 13 लाख लोगों को हमने दिया है। तो इन्होंने कहा कोविड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए लगभग 600 करोड़, सॉरी गलती हो गई, लगभग 600 करोड़ का राहत पैकेज हमने 13 लाख लोगों को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड कोविड वैक्सीनेशन की 100% पर प्रथम डोज लगाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो कोविड वैक्सीनेशन में देखा जाए तो 100% प्रथम डोज मतलब पूरे राज्य में लग चुकी है, और पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे पहले कोविड वैक्सीन का 100% एक तरीके से लक्ष्य को हासिल कर लिया, वो है उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन्होंने कहा कि हमने 207 प्रकार की पैथोलॉजी जांच सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क सेवाएं प्रदान की हैं। फिर इन्होंने एक अच्छी बातें कही हैं, इस बात को थोड़ा समझिएगा। इन्होंने कहा कि हमने क्या किया है कि एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग
कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले होनहार अभ्यर्थियों को कम से कम आगे की तैयारी के लिए हम उन्हें एक तरीके से 50,000 रुपये की सहायता राशि दे रहे हैं। 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि एक बार देख लेते हैं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है, 50,000 रुपये सहायता राशि दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने कहा कि देश के 27,000 अस्पतालों में उपचार हेतु आयुष्मान कार्ड हमने मान्य कर दिया है। तो देश के 27,000 अस्पतालों में उपचार हेतु आयुष्मान कार्ड मान्य हो गया है। तो एक तरीके से इनके भी राज्य में और हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्होंने कहा कि 169.8 करोड़ रुपए व्यय करके 12,662 परिवारों को हमने आवास भी आवंटित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 87 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित की है हमने और 91% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने कहा कि हमने क्या किया है, 5 महीने तक लगभग हमने 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि हमने दी है या दी जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि एक तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए मानदेय 1,800 और तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा आंगनबाड़ी सहायिका के लिए कम से कम 1,500 रुपये की मासिक वृद्धि हमने कर दी है। नेक्स्ट बात करते हैं, आशा फैसिलिटेटर को 5 महीने तक 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, तो 5 महीने तक कम से कम 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हरिद्वार तथा पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज के लिए 140 करोड़ रुपए की धनराशि हमने स्वीकृत कर दी है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोविड उपचार में तैनात चिकित्सा में 10,000 रुपये की इन्होंने कहा कि हमने प्रोत्साहन राशि को दिया है। और साथ ही साथ राजकीय स्कूल के कक्षा 10 व 12 तथा डिग्री कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट में भी हम बांटेंगे या बांट रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत नेट फेज़ 2 6,000 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया। तो इन्होंने कहा कि भारत नेट फेज़ 2 के तहत हमने क्या किया, 6,000 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा। जो अतिथि यानी गेस्ट जो टीचर है उनके 15,000 से सैलरी बढ़ाकर 25,000 रुपये हमने कर दिया। तो जो पहले उनकी 15,000 रुपये वेतन हुआ करता था, सैलरी हुआ करती थी, अब कितना कर दिया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, 25,000 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये सब हमने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने कहा कि कम से कम समूह खा और गा के रिक्त पदों हेतु अधिकतम आयु की सीमा में 1 वर्ष के लिए छूट हमने दे दिया है। तो इन्होंने कहा खा और गा के जो रिक्त पद हैं अब नई भर्ती के लिए इन्होंने कहा कि कम से कम हमने क्या कर दिया है, जो अन्य युवा हैं जो एक तरीके से जिनकी ओवर एज हो गई हो उन्हें 1 साल की भी छूट हमने दे दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, टनकपुर बागेश्वर डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन की सर्वे की मिली सहमति हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और रुद्रपुर में आउटर रिंग रोड का भी निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जो एक तरीके से सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, इन्हें प्रकृति संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। तो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ, यानी इनके नाम पर प्रकृति संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों के कक्षा 12 से लेकर 12 के 100 टॉपर्स को 5 साल तक उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए हम छात्रवृत्ति देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। युवाओं को बड़ी सौगात, प्रदेश के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखा जाए तो फीस माफ़ कर दी गई। इन्होंने कहा कि अब युवा कितनी भी एक तरीके से युवाओं को सबसे बड़ी हम सौगात दे रहे हैं, सबसे बड़ी एक तरीके खुशी की बात या उनके लिए ऑफ़र दे रहे हैं कि अब प्रदेश की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, कंपटीशन की परीक्षाएं होंगी, वो बिल्कुल फ्री होंगी, यानी फ़ीस माफ़ कर दिया गया। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी पहल है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड के नेशनल पार्कों व चिड़ियाघरों में 18 साल तक के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो उत्तराखंड के नेशनल पार्क है और चिड़ियाघर है उनमें 18 साल तक के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश के लिए अनुमति दी जाएगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। और किसानों को 3 लाख और महिलाओं को सहायता समूह के माध्यम से 5 लाख रुपए तक
ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। तो किसानों को अगर बिना ब्याज पर लेना चाहते हैं तो 3 लाख रुपए उन्हें मिल जाएगा, बिना ब्याज पर ऋण मिल सकता है। और महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक ऋण मिल सकता है। बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड सरकार ने कहा ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत 670 किलोमीटर लंबाई के सापेक्ष और 645 किलोमीटर लंबाई के कार्य में गतिमान है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइनें का कार्य प्रगति पर है। देखिए, अभी हमने आपको उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड की सरकार ने अभी क्या क्या योजनाएं शुरू की है, कौन कौन सी योजनाएं शुरू करने वाले हैं, कौन कौन सी योजनाएं शुरू कर दी हैं, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दिया है, विस्तृत जानकारी दिया है। देखिए, हमने इसलिए इसके बारे में जानकारी विस्तृत दिया है क्योंकि अभी कल ही क्या हुआ था, 8 नवंबर था और 8 नवंबर को ये सारा कुछ आया था, मतलब कि 8 नवंबर को सारा कुछ ये आया था, इसीलिए हमने आपको दे दिया ये सारी जानकारी, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। उत्तराखंड से हो सकता है 1 आध 2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए, क्योंकि अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है या चर्चा में है। चलिए बात करते हैं कि संघीय प्रदेश यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल कौन हैं या उपराज्यपाल, वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं या प्रशासक होते हैं। देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के, और भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। और वहाँ पर राज्यपाल नहीं होते, या तो उपराज्यपाल होते हैं या तो प्रशासक होते हैं। ठीक है, तो कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री भी हैं, एक आध राज्यों में मुख्यमंत्री भी हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कौन से राज्य में मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी किसी भी राज्य के पास, किसी भी केंद्र शासित राज्य के पास कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं। तो मनोज सिन्हा हैं, तो मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं, राधा कृष्णन माथुर हैं उपराज्यपाल यहाँ के, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राधा कृष्ण माथुर जो हैं लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चंडीगढ़ की बात करते हैं। तो चंडीगढ़ के राज्यपाल कौन, प्रशासक कौन हैं, बीपी सिंह बदनौर हैं। तो चंडीगढ़ के प्रशासक कौन हैं, बीपी सिंह बदनौर हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पुडुचेरी के राज्यपाल की बात करते हैं, और पुडुचेरी के पास स्वयं की विधानसभा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो पुडुचेरी और दिल्ली के पास स्वयं की विधानसभा है, वैसे जम्मू कश्मीर के पास भी विधानसभा है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। पुडुचेरी के उपराज्यपाल की बात करते हैं तो डॉक्टर तिमली साई सुंदर राजन हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, डॉक्टर तिमली साई सुंदर राजन कहाँ के उपराज्यपाल हैं, पुडुचेरी के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की बात करते हैं। तो प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को देखिए, पहले दादर नगर हवेली और दमन दीव जो थे दोनों ही अलग हुआ करते थे, दोनों अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब हाल ही समय में इसको एक ही कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक ही कर दिया गया, यानी कि एक ही केंद्र शासित प्रदेश में मिला लिया गया है। तो यहाँ के प्रशासक कौन है, प्रफुल्ल पटेल हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा कि दादर नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक कौन है, प्रफुल्ल पटेल हैं। लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है, लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है, प्रफुल्ल पटेल हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली के एक ही प्रशासक हैं, वो हैं प्रफुल्ल पटेल हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और दिल्ली में एक मुख्यमंत्री है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसके पास स्वयं के मुख्यमंत्री हैं और स्वयं के विधानसभा है। तो दिल्ली और पुडुचेरी के पास स्वयं की विधानसभा हैं। ठीक है, और इनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल हैं। चलिए 2-3 बातें और भी मैं आपको अतिरिक्त जानकारी देता हूँ। देखिए, दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के पास स्वयं की विधानसभा है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में तो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ नहीं है, लेकिन मान के चलिए अगर होगा भी तो आगे क्या होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोग भाग लेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में इनके सदस्य भाग लेंगे जो निर्वाचित होंगे। लेकिन वर्तमान के परिदृश्य से देखा जाए तो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा स्वयं की विधानसभा है। तो इनके निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है,
अब आइए बात करते हैं कि भारत के कुछ संवैधानिक प्रमुख पद की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा संवैधानिक वाले प्रमुख पद हैं। जैसे लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन है? ओम बिरला हैं। उपसभापति उपसभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति, सभापति की नहीं, सभापति कौन है? वेंकैया नायडू हैं, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति भी हैं और वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। हम बात कर रहे हैं अब उपसभापति की बात करते हैं। उपसभापति की बात करते हैं तो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीएजी कौन है? तो वर्तमान के सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। 15वां वित्त आयोग, इसको जरूर याद करके जाइएगा। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह हैं। तो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। इस बात को जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? रामशंकर कठेरिया हैं। रामशंकर कठेरिया हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है, इस बात को जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं, इस बात को ध्यान रख के जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीएससी यानी कि लोक संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप जोशी हैं, इनको भी याद करके जाइएगा कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं कि सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में, कि सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन कौन से हैं। जैसे चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी कि इसके प्रमुख कौन है? तो एक तरीके से जनरल बिपिन रावत हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? एक तरीके से जनरल बिपिन सिंह रावत हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज कुमार मुकुंदे नरावने हैं। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं, इनको भी याद रख करके जाइएगा, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस आप जानते ही हैं, जनरल बिपिन सिंह रावत जी हैं या जनरल बिपिन रावत हैं। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरावने हैं। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं, इनको जरूर याद करके जाइएगा। अब आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख न्यायिक पद के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमना हैं। और लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? इनको तो आप याद करके जाइएगा ही, आपको एक नंबर जरूर मिल जाएगा। लोकपाल अध्यक्ष कौन है? लोकपाल अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष हैं। तो पिनाकी चंद्र घोष जो है लोकपाल अध्यक्ष हैं। अटॉर्नी, नेक्स्ट बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो के वेणुगोपाल हैं। अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो के वेणुगोपाल हैं। सॉलिसिटर की बात करते हैं तुषार मेहता हैं, ठीक है, सॉलिसिटर की बात करते हैं तुषार मेहता हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय संस्थानों या प्रमुख संगठनों के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं। जैसे कि निर्वाचन आयोग यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कमिश्नर कौन है? तो सुनील अरोड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CBI के निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला हैं। और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? अरविंद कुमार हैं, ठीक है। और CBI के निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला हैं। और IB के निदेशक कौन है? अरविंद कुमार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक कौन है, यानी रॉ के निदेशक कौन है? सामंत कुमार गोयल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसके निदेशक कौन है? अनिल धस्माना है। और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के अध्यक्ष कौन है? YC मोदी हैं। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सुनीता वर्मा हैं, इनको भी याद करके जाइएगा। और IERB के अध्यक्ष कौन हैं? IERB के अध्यक्ष कौन हैं? तो C नागेश्वर राव हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और अध्यक्ष CBIC के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? M अजीत कुमार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CBDT की बात करते हैं। CBDT के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। और सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी हैं। और CBFC के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी हैं। और CBSC के अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा हैं, इस बात को जरूर याद करके जाइएगा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं यूएनओ की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस, पुर्तगाल। शायद ये बदल गए हैं, एक बार इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं महासचिव, दक्षिण महासचिव यानी सार्क के संगठन के सचिव कौन है? महासचिव कौन है? इसाला रुवान विराकून, ये श्रीलंका से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूएनजी की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? वोल्कान वोजकिर, जो तुर्की से हैं। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? इनको जरूर याद करके जाइएगा, टेड्रोस एधानम घेब्रेयेसस, ठीक है, जो इथोपिया से हैं। ठीक है, इनको आप जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं IAEA के महानिदेशक कौन है? राफेस ग्रॉसी, जो अर्जेंटीना से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं UNECOSO यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन के महानिदेशक कौन है? अद्रे आजुले, जो फ्रांस के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के महानिदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो बुल्गारिया से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविस मालपास, जो USA से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मार्को ट्रायोज, जो ब्राज़ील के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीन लगार्डे, जो फ्रांस के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं। तो इसके महानिदेशक कौन है? गाय राइडर, जो ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं UNICEF के महानिदेशक कौन है? एनहेरिटा फोर, जो USA से हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं कुछ अतिरिक्त जानकारी के बारे में, आइए देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 का किसे मिला है? सआदत रहमान को। दरअसल इनके बारे में आइए बात करते हैं। तो बांग्लादेश के 17 वर्षीय सआदत रहमान को 13 नवंबर 2020 को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि बाल शांति पुरस्कार 2020 यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया? तो सआदत रहमान को। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं सआदत रहमान के बारे में, दरअसल इन्होंने किया क्या है। तो दरअसल सआदत रहमान को साइबर बदमाशी रोकने के लिए सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स की स्थापना में उनकी भागीदारी के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्होंने क्या किया? एक तरीके से साइबर की बदमाशी को रोकने के लिए, ठीक है, इन्होंने एक तरीके से साइबर टीन्स नामक जो एक तरह मोबाइल ऐप बनाया गया, तो उसमें भी इन्होंने भागीदारी निभाई थी। और इसकी वजह से इन्हें क्या मिला हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये 17 वर्ष के थे और कहाँ से थे? ये कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं हमारे सबसे बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं, रतन टाटा की बात कर लेते हैं। तो वयोवृद्ध उद्योगपति रतन टाटा को 21 दिसंबर 2020 को एकता, शांति और स्थिरता के लिए इन्हें FICC द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? तो एक तरीके रतन टाटा को सम्मानित किया गया। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो FICC के द्वारा, FIC के द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, और उन्हें फिलिस्तीनियों सहित क्षेत्र में शांति और स्थिरता समर्थन करने वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी सम्मानित किया गया है। तो आपको केवल इतना ही याद रखना है कि ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो FICC के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा या इस संस्था के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 की बात कर लेते हैं। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 की बात करते हैं। तो म्यांमार के पाल सीन टवा ने अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में कारेन लोगों के, ठीक है, आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए एशिया क्षेत्र के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 जीता है।
तो गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 कौन जीता है? तो पॉल सिन टावा, जो म्यांमार के हैं। तो बस इनके बारे में इतना ध्यान रखना है, पॉल सिन टावा को याद रखिएगा। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 को जीतने वाले, या एक तरीके से हाँ जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पॉल सिन टावा, जो म्यांमार के थे। इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020। 15 दिसंबर 2020 को युवा चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 अवार्ड से दुनिया भर के 6 युवा इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं को, उद्यमियों को चयन किया गया था। उन 6 का नेम नहीं याद रखना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि कितने लोगों को दिया गया है। तो 6 लोगों को दिया गया है इन क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो राजकमल झा को। तो 9 दिसंबर 2020 को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी, ध्यान रखिएगा, उनके उपन्यास क्या थी? तो ध्यान रखिएगा क्या था? तो द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? राजकमल झा को। राजकमल झा को जरूर याद रखिएगा कि इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, और इन्होंने एक अच्छी उपन्यास लिखी थी। ठीक है, और वो उपन्यास कौन सी थी? द सिटी एंड द सी के नाम पर। पुस्तक के नेम क्या था? तो द सिटी एंड द सी। और किसके संदर्भ में इन्होंने लिखा था, या किस मामलों पर आधारित था? तो जो निर्भया बलात्कार या हत्या हुई थी उसके संदर्भ में, या उसी के संदर्भ में इन्होंने लिखा था, या उसी मामलों पर आधारित पर इन्होंने यह उपन्यास लिखी थी। कौन सी? द सिटी एंड द सी उपन्यास लिखी थी राजकमल झा, और राजकमल झा ने, और जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020, बहुत ज़्यादा ये चर्चे में रहे रणजीत सिंह डिसले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के। ध्यान रखिएगा कि रणजीत सिंह डिसले को 3 दिसंबर 2020 को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिया है क्योंकि यह पुरस्कार जीतने वाले रणजीत सिंह डिसले जो हैं पहले भारतीय हैं, जिन्हें 1 मिलियन यानी 7.4 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई थी। ठीक है, और इसमें एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि इन्होंने क्या किया था, आधी जो राशि मिली थी उसको इन्होंने दान कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 से किसे किसे सम्मानित किया गया है। और दरअसल इसके बारे में बात करते हैं तो यह अवार्ड जो है उन विजेताओं को घोषणा की जाती है या की गई है जो पिछले 10 वर्षों में क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में जिन्हें मान्यता दी गई है। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसे दिया गया है? तो MS धोनी को दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ डिकेड के लिए गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसे दिया गया है? विराट कोहली को। आईसीसी मेंस ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड किसे दिया गया है? विराट कोहली को। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसको आप ज़रूर याद करके जाइएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आईसीसी पुरस्कार के T20I के क्रिकेटर द डिकेड किसे मिला हुआ है? तो राशिद खान को। इनको ज़रूर याद करके जाइएगा, ये वाला भैया ज़रूर याद करके जाइएगा, राशिद खान वाली बात को। ठीक है, तो इन्हें TI, देखिए इसको आप याद रखिएगा कि T20I क्रिकेट ऑफ द डिकेड, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, T20I याद रखना है और राशिद खान याद रखना है, आप ज़्यादा मत ध्यान रखिएगा। ठीक है, आईसीसी मेंस के टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे दिया गया है? स्टीव स्मिथ को दिया गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं, आईसीसी मेंस के एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे दिया गया है? काइल कोएटर को दिया गया है। तो इसको आप याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल और केवल आप इसको याद रखिएगा। और ODI वाला याद रखिएगा कि आईसीसी मेंस ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड किसे दिया गया है? विराट कोहली को दिया गया है। और स्पिरिट ऑफ द डिकेड किसे दिया गया है, या स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसे दिया गया है? MS धोनी। स्पिरिट पूछा जाएगा तो MS धोनी, ODI पूछा जाए तो विराट कोहली, और गारफील्ड सोबर से पूछा जाएगा तब भी विराट कोहली, और T20I क्रिकेट पूछा जाएगा तो राशिद खान को आप याद करके जाइएगा, इतने से आपका काम हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एटीपी अवार्ड 2020। तो एटीपी अवार्ड की बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के द्वारा 21 दिसंबर 2020 को 2019 से 20 सत्र के दौरान खिलाड़ियों और अन्य लोगों को उनके प्रदर्शन के लिए एटीपी अवार्ड से सम्मानित किया गया है या की गई है। ठीक है, तो इसको अगर आप याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो ना याद रखें, वैसे इसको छोड़ ही दीजिए। इतना बड़े बड़े नेम आपको नहीं याद हो पाएंगे, बल्कि कुछ उसके स्थान पर कुछ और याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रामानुजन पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है। तो ब्राज़ील के कोरोलिना अरूजा को, किसको, ब्राज़ील के कोरोलिना अरूजा को 9 दिसंबर 2020 को एक आभासी यानी वर्चुअल समारोह में बीजी ज्यामिति में उन्होंने उत्कृष्ट काम किया और युवाओं को गणितों के लिए दिए जाने वाले जो पुरस्कार से इन्हें 2020 से सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर भारतीय हैं। ठीक है, तो इसको मैंने इसलिए लिया है कि यह पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति यानी जो भारत से नहीं थे वे हैं कोरोलिना अरूजा। इनको जरूर याद करके जाइएगा, जिन्हें रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार इसलिए दिया जाता है जो एक तरीके से गणित में बहुत अच्छा काम करता है, या एक तरीके से गणित में क्या करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो इन्होंने यही काम किया है। तो ध्यान रखिएगा, कोरोलिना अरूजा को जरूर याद करके जाइएगा, जिन्हें रामानुजन 2020 से सम्मानित किया गया। देखिए, आप सोच रहे होंगे सर हमें 2020 के क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2020 के 2-4 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 2020 के भी आपको याद करके जाना चाहिए 2-4 चीज़ें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 2020 में बहुत सारी चीज़ें स्थगित हो गई थी, जिसे 2021 में भले दिया गया है, लेकिन 2020 ही नाम उसका दिया रखा जाएगा। तो ये पहले गैर भारतीय थे, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। कहाँ के थे, ब्राज़ील के थे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 2021 का करंट अफेयर्स है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की बात करते हैं। तो इसको किसने प्रकाशित किया है या कौन प्रकाशित करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स इसे प्रकाशित करता है। और इसको कब प्रकाशित इसने किया, 1 अप्रैल 2021 को ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में देखा जाए तो आइसलैंड सर्वाधिक लिंग समान वाला देश है। तो आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और भारत इस सूची में देखा जाए तो 156 देशों में 28वां स्थान से फिसल कर अब 140वें स्थान पर आ गया है। तो इस समय भारत की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में देखा जाए, लिंग समानता में देखा जाए तो एक तरीके भारत की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस समय देखा जाए तो भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर आ गया है, और इसके पहले भारत 28वें स्थान पर था। देखिए कितना अंतर आ गया है। और इसमें एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि इसको जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जारी करता है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। दूसरी बात कि ग्लोबल यानी कि ग्लोबल को जीएपी कह सकते हैं। ठीक है, जीईपी बात कर सकते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप, हाँ जीएपी आप कर सकते हैं। तो एक तरीके से ग्लोबल जेंडर गैप की बात करते हैं, तो इसमें आइसलैंड जो है प्रथम स्थान को हासिल किया है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आतंकवादियों की ट्रैकिंग के लिए क्या विकसित किया गया है, माइक्रोकॉप्टर विकसित किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आतंकवादियों की ट्रैकिंग के लिए क्या किया गया है, माइक्रोकॉप्टर को विकसित किया गया है। दरअसल इसके बारे में बात करते हैं तो एक भारतीय सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल GY के रेड्डी ने स्वदेशी रूप से एक माइक्रोकॉप्टर विकसित किया है, और इसका उपयोग सेना द्वारा इमारत या कमरे के अंदर निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। तो इमारत के अंदर कोई व्यक्ति है, कौन छुपा हुआ है आतंकवादी, तो उसकी निगरानी करने के लिए माइक्रोकॉप्टर बहुत ही उपयोगी है। और इस ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन में मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर भी 2 घंटे तक उड़ान भर सकता है। तो इसकी मुख्य विशेषता ये है कि दो घंटे तक, ये बिल्कुल ड्रोन जैसे है, तो 2 घंटे तक यह उड़ान भर सकता है माइक्रोकॉप्टर। इसको ज़रूर याद रखिएगा कि एक तरीके से आतंकवादियों को उनकी खुफिया जानकारी के लिए, या एक तरीके से जो आतंकवादी छिपे हुए हैं उनकी जानकारी को कलेक्ट करने के लिए माइक्रोकॉप्टर एक तरीके से बनाया गया है ड्रोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा
दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को कब किया था, इस बात को ज़रूर याद करके जाइएगा। 16 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव का शुभारंभ किया है, इस बात को ज़रूर याद करके जाइएगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं। सीआरपीएफ के लिए विशेष मोटर बाइक एम्बुलेंस शुरू की गई है। तो सीआरपीएफ के लिए विशेष मोटर बाइक एम्बुलेंस की शुरू की गई है, और यह शुरू करने वाली संस्था कौन से है? डीआरडीओ ने किया है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 18 जनवरी 2021 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के लिए एक बाइक आधारित दुर्घटना परिवहन आपातकालीन वाहन रक्षिता लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नेम क्या है? रक्षिता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह एक तरीके से मोटर बाइक एम्बुलेंस है। रक्षिता का नेम क्या है? ठीक है, रक्षिता क्या है? एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है, इस बात को जरूर याद करके जाइएगा। तो इसको किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए ये देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, ये रही आपकी बाइक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 6 देशों को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति करता है भारत। तो भारत 6 देशों को कोविड-19 की वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है इस समय। तो 20 जनवरी 2021 से भारत 6 देशों को वैक्सीन की आपूर्ति या वैक्सीन दे रहा है। एक तो म्यांमार है, ठीक है, और दूसरा है भूटान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल, पांचवा है मालदीव और छठा है सेशेल्स। इस बात को ज़रूर याद करके जाइएगा, एक नंबर हो सकता है आपको मिल जाए। कि भारत, अगर आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत अभी हाल ही समय में किन किन देशों को या कौन से निम्नलिखित देशों को अभी हाल ही समय में कोविड-19 की वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है या दे रहा है। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। 6 देशों के नेम ज़रूर याद रखिएगा। एक तो म्यांमार, दूसरा भूटान और तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल, फिर है आपका मालदीव और सेशेल्स को भी याद करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 72वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित। तो दरअसल बात करते हैं कि भारत 26 जनवरी 2021 को अपना 72वां गणतंत्र दिवस केवल 2500 दर्शकों और राजपथ पर एक छोटी परेड के साथ मनाया है। तो भारत ने क्या किया? 26 जनवरी 2021 को अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों नहीं, बल्कि 25,000 ही दर्शक थे। ठीक है, तो 25,000 ही दर्शक थे, उनके साथ 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि राफेल लड़ाकू जेट विमानों ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया था और वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन के साथ फ्लाई पास्ट का समापन भी किया गया। बांग्लादेश सशस्त्र बलों की 122 सदस्यीय टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था और फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ आईएएफ की झांकी में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ को जरूर याद रखिएगा, जो इंडियन एयरफोर्स, आईएएफ का मतलब इंडियन एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो 2021 के परेड में इन्होंने भाग लिया था गणतंत्र दिवस पर। 2021 का जब गणतंत्र दिवस होता 26 जनवरी, तो उसमें इन्होंने भाग लिया था कौन सी महिला? भावना कंठ को। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। यदि आपको क्लास बेहतर लगी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा।